हेलो स्टूडेंट, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स 2026 2 जून को एग्ज़ाम हमारी चल रही है मैराथन सीरीज़। हम कर रहे हैं एमसीक्यू के थ्रू चैप्टर को रिवाइज। ये है आपका 7th वीडियो। इससे पहले 6 वीडियो आपने देख लिए होंगे, होपफुली आपको अच्छे लग रहे होंगे। पीडीएफ आप हमसे मंगा सकते हो, आपको पता है। आज की मैराथन बहुत छोटी, इंडियन इकोनॉमिक्स के 2 टॉपिक जो बिल्कुल लास्ट में दे रखे हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल पे सिलेबस में। तो एक तो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, उसके टाइप्स, ट्रेंड्स वगैरह, और दूसरा आपका एलपीजी, आप जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके ऊपर एमसीक्यू। तो 50 करीब क्वेश्चन फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि पिछली वाली स्टैटिस्टिक की मैराथन काफ़ी बड़ी थी। चलिए, आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है अनएम्प्लॉयमेंट, और कुछ जो एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कीम्स आई हैं उन पे कुछ एमसीक्यू अपन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, छिपी या प्रछन्न बेरोजगारी से तात्पर्य क्या है? हम किसे हिडन या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो छिपी बेरोजगारी वो होती है कि जहाँ पे जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। मान लीजिए खेत है, वहाँ पे 2 लोगों की ज़रूरत है और वहाँ ज़बरदस्ती 5 लोग लगे हुए हैं। इसका मतलब है अगर उन 3 लोगों को हटा भी दिया जाए तो प्रोडक्शन पे कोई खास अंतर नहीं आएगा। यानी वो जो 3 फालतू लोग लगे हुए हैं उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लगभग 0 के बराबर होती है। तो छिपी बेरोजगारी का तात्पर्य है बेरोजगार व्यक्तियों से नहीं। गृहिणियों, हाउसवाइफ में जो बेरोजगारी होती है वो 60 वर्ष से ज़्यादा लोग नहीं। किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं उसमें अगर ज़्यादा व्यक्ति लगे हुए हैं, तो इस तरह से बाकी 3 लोगों में गुप्त बेरोजगारी है। इसलिए गुप्त कहते हैं क्योंकि हमें लोग लगे हुए दिखते हैं पर वो वास्तव में काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ एडिशनल बातें हैं वो उसके साथ लिखी हुई है, वो आप पढ़ लीजिएगा। खास करके इसमें ये वाली शब्दावली आप याद रखिएगा कि ऐसे अतिरिक्त श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लगभग 0 होती है, या इन्हें अगर प्रोडक्शन से हटा लिया जाएगा तो कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। और सबसे ज़्यादा ये एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है। ठीक है, इसकी पीडीएफ जैसे मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलने में दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप करके मंगा लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया कलेक्शन ऑफ डेटा रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट इज डन बाय। बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े भारत में कौन एकत्रित करता है? आरबीआई? नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? बिल्कुल नहीं। नाबार्ड? नहीं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन? पहले ये आंसर हुआ करता था और आजकल हमें पता है कि एनएसएसओ और सीएसओ को मर्ज कर दिया गया है, उन्हें एनएसओ में कन्वर्ट कर दिया गया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो ये ऑप्शन भी दिखाई दे सकता है अगर मान लीजिए पेपर सेटर ने पुरानी संस्था को तौर पर उठाया, या वो एनएसओ भी दे सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, एनएसओ और एनएसएसओ दोनों के लिए तैयार रहिएगा। एनएसओ नई संस्था है जो मर्ज करके बनाई गई है, इसका आंसर यही है। कुछ बातें और समझ लीजिए कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों को देखने के लिए ये है MOSPI। क्या है सर ये? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, उसके अंतर्गत आप ये देख लीजिए कि आपका जो एनएसओ है वो पीरियोडिक लेबर फोर्स वगैरह के आंकड़े इकट्ठित करता है। LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे किया जाता है। ये जो लेटेस्ट सर्वे नेट पे अवेलेबल था वो मैंने उठा लिया है, उसमें से भी कुछ आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम? इनमें से कौन सा रोजगार सृजन का कार्यक्रम नहीं है? रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, काम के बदले अनाज योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। इनमें से कौन सी रोजगार योजना नहीं है? तो इसका आंसर है डी। ये जो वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना थी, इसमें नाम में पता लग रहा है ना, इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को हाउस होल्ड, मकान उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो यह एक आवास योजना है। इसका उद्देश्य था झुग्गीवासियों और शहरी ग्रामीणों को आश्रय प्रदान करना। यह एक रोजगार सृजन कार्यक्रम नहीं है। इसका मतलब ये तीनों कार्यक्रम रोजगार सृजन कार्यक्रम हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पॉज कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए। अनएम्प्लॉयड पीपल की कैलकुलेशन कैसी होती है? लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स माइनस करें, वो लेबर फोर्स में वर्क फोर्स को जोड़ें, वर्क फोर्स में से लेबर फोर्स को माइनस करें। क्या है? तो इसका आंसर है ए। ठीक है, लेबर फोर्स का मतलब है जो लोग काम पे लगे हुए हैं और जो लोग काम ढूंढ रहे हैं पर काम नहीं मिल रहा।
लेबर फोर्स की गणना होती है इस तरह से कि जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग काम ढूंढ रहे हैं उन दोनों को जोड़ते हैं तो लेबर फोर्स बनती है। एक वर्ड होता है वर्क फोर्स। वर्क फोर्स का मतलब होता है जो लोग काम पे लगे हुए हैं। तो अगर आप लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को हटा दोगे तो आपको अनएम्प्लॉयड लोगों की जानकारी हो जाएगी। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, हिंदी और अंग्रेजी में एक बार फिर दोहरा देता हूँ। लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स हटा दोगे तो अनएम्प्लॉयड की कैलकुलेशन आ जाएगी। और मैं बार बार हर वीडियो में लगभग कहता हूँ आप एक फॉर्मूला याद कीजिए और घुमा फिरा के इससे, जैसे इससे 3 फॉर्मूले, क्योंकि इसमें 3 कंपोनेंट है ना, तो इससे 3 फॉर्मूले बन सकते हैं, वो तीनों फॉर्मूले बना लीजिए। और क्या बन सकता है इससे, लेबर फोर्स इक्वल टू ये माइनस का वर्क फोर्स उधर चला गया तो वर्क फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड, आप ये भी बना सकते हैं। और आप क्या बना सकते हैं, वर्क फोर्स को उधर भेज दीजिए तो लेबर फोर्स में से अनएम्प्लॉयड को आप हटा देंगे तो ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, तो अभी हमारा ये वाला फॉर्मूला काम में आया, ये वाला। तो ए इसका आंसर रहेगा। बहुत ही आसान बट बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब आरंभ की गई थी? अगस्त 2016 में, नवंबर 2020 में, अगस्त 2019 में या दिसंबर 2019 में? ऐसी स्कीम्स तो आपको खैर याद ही रखनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू की है। ये योजना अगस्त 2016 में शुरू की गई थी और हालांकि 31 मार्च 2019 को इसे डिसकंटिन्यू भी कर लिया गया। जितनी ज़्यादा योजनाएं आप याद कर रख सकें, मतलब योजना का नाम, उसका फुल फॉर्म, उसका उद्देश्य, कब वर्ष में शुरू की गई, बाद में इसे किस योजना में मिला दिया गया, आज के दिन वो चालू है या नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है। वह व्यक्ति जिसको उसकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार पर्याप्त काम नहीं मिलता, जिसके कारण उत्पादन में उसका योगदान उसकी क्षमता और उसकी दक्षता से काफ़ी कम होता है, इस प्रकार की बेरोजगारी। देखिए, अगर किसी बंदे में जो काबिलियत है उस काबिलियत के हिसाब से उसे काम ना मिले, उसे अपनी काबिलियत से नीचे काम करना पड़े, या उसे लगातार काम नहीं मिले, या उसे थोड़े दिन भर में भी थोड़े से समय के लिए ही काम मिले, यानी उसके पोटेंशियल का पूरा यूज़ ना हो, तो इसे अपन अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, अल्प रोजगार कहलाते हैं। मतलब वो आपको काम पे तो लगा हुआ दिखाई देगा लेकिन उसका ट्रू पोटेंशियल यूज़ नहीं हो रहा। मान लीजिए कोई बंदा है, MBA लेवल का बंदा, इंजीनियर लेवल का बंदा है, और बाद में उसे मान लीजिए कि एक वॉचमैन की नौकरी करनी पड़ रही है। नौकरी ख़राब नहीं होती लेकिन उसने वो दिल से नहीं चाहिए, उसे मजबूरी में करनी पड़ रही है। इसने हाई क्वालिफाइड बंदा अगर एक छोटी मोटी जॉब कर रहा है जहां उसकी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो ये स्थिति अल्प रोजगार, निम्न रोजगार, अंडर एम्प्लॉयमेंट की कहलाती है। ठीक है, even though they have a job, they are not fully utilized in terms of their skill, qualification और work hours। ठीक है, उनकी क्षमताओं का पूरा दोहन हो ही नहीं पाता। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? श्रम शक्ति बराबर रोजगार में लोगों की संख्या, लेबर फोर्स इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयड। ये गलत है क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयड बराबर होते हैं वर्क फोर्स के, तो ये जो बात दे रखी है गलत दे रखी है। सेकंड लिखा है श्रम शक्ति के लिए जनसंख्या में से बेरोजगार लोगों की संख्या हटानी पड़ेगी, ये भी गलत है। लेबर फोर्स अगर आपको निकालनी है तो आपको वर्क फोर्स के अंदर अनएम्प्लॉयड की संख्या को जोड़ना पड़ेगा, तो ये जो सूत्र दे रखा है वो भी गलत है। कहता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने के लिए नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड आएगा ऊपर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड आएगा और नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड नीचे आएगा, ये बिल्कुल सही दे रखा है। बेरोजगारी दर की संख्या ऐसे ही निकाली जाती है कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उन्हें रखा जाता है ऊपर और नीचे लेबर फोर्स को रखा जाता है। लेबर फोर्स का मतलब वही होता है रोजगार में लगे हुए भी और ना लगे हुए भी। मैं एक बार के लिए आपको बता देता हूँ। सपोज़ कीजिए 500 लोग हैं, ठीक है, और 500 में से 400 लोग काम करने के इच्छुक हैं। 500 में से 400 लोग काम करने के इच्छुक हैं। 300 लोगों को जॉब मिल गई है, या 320 लोग कर लेते हैं। 320 लोगों को जॉब मिल गई है और 80 लोगों को जॉब नहीं मिली है। आप पूरी बात समझ गए? 500 की आबादी है, 500 की आबादी है, उनमें से बच्चे, बूढ़े जो काम नहीं करना चाहते उनको हटा दो, 100 लोग हटा दिए। 400 लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। 400 लोग जो काम करना चाहते हैं उसमें 320 को जॉब मिल गई, 80 लोग अभी भी जॉब सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो बेरोजगारों की संख्या पूछे तो कितनी है? 80। और बेरोजगारी की दर पूछी जाए
तो आपको 80 के नीचे 400 का भाग लगाना पड़ेगा, ना कि पूरी पॉपुलेशन का। 80 बटा हुआ लेबर फोर्स का भाग लगेगा और इसको सॉल्व करने पे आया 20%। तो ये एक तरह से आपकी बेरोजगारी की दर हो गई। ठीक है, ये इसने चौथे में कहा है कि बेरोजगारी की दर निकालने के लिए हमें बेरोजगार लोगों की संख्या के नीचे वयस्क जनसंख्या या एडल्ट पॉपुलेशन रखनी पड़ेगी। ये भी गलत है, तो इसमें सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी हमेशा पूर्ण रोजगार नहीं होता, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो अगर आप ये सोचते हैं कि भाई भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसलिए बेरोजगारी ज़्यादा है, अगर हमारे यहाँ भी अमेरिका की तरह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती और तो सबको रोजगार मिलता, ऐसा नहीं है। मतलब ये बात लॉर्ड कीन्स ने, पूरा नाम अभी आएगा, लॉर्ड कीन्स ने अपनी एक बुक लिखी, उसमें उन्होंने कहा कि जो प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना, वहाँ पे भी अगर एग्रीगेट डिमांड नहीं होगी तो सबको रोज़गार नहीं मिल पाएगा। इसका आंसर है, लॉर्ड कीन्स ने ये बात की थी। लॉर्ड कीन्स, जिनका पूरा नाम था जॉन मेनार्ड कीन्स, मतलब लॉर्ड की तो उनको एक तरह से उपाधि मिली हुई है। जॉन मेनार्ड कीन्स ने उनकी किताब द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में उन्होंने पुस्तक लिखी थी। उसमें उन्होंने तर्क दिया, आर्ग्यू किया कि फुल एम्प्लॉयमेंट हमेशा नहीं मिल पाएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी। क्यों? अगर इनसफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड रही, संयुक्त मांग अगर कम रही, तो सबको रोजगार वहाँ पे भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, मतलब थोड़ी बेरोजगारी हो जाना कोई नॉर्मल है, लेकिन अपने यहाँ तो बेरोजगारी का हाल ज़्यादा ख़राब है, बट ओवरऑल थोड़ी बेरोजगारी तो हर जगह देखने को मिलेगी। निम्न में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को स्वरोजगार के उद्देश्य से आरंभ की गई थी? देखिए गौर किया करो, एक तो ग्रामीण क्षेत्र, यानी अगर आप चाहें तो योजनाओं को बांट सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की योजनाएं अलग, शहरी क्षेत्र की योजनाएं अलग, तो एक मोटा ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो जाएगा। खैर, आप चाहते हो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों को, और उसमें भी आप चाहते हो स्वरोजगार देना। इन DPAP है ना, ये ड्रॉट से रिलेटेड है, ड्रॉट से रिलेटेड है, अकाल से रिलेटेड है। IRDP ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें रूरल वर्ड आ रहा है। ठीक है, ट्राइसेम, इसमें ट्रेनिंग दी जाती है रूरल के यूथ को। T फॉर ट्रेनिंग है, R फॉर रूरल है, यूथ को दी जाती है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए दी जाती है। तो बस हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। मतलब ये वैसे मुझे सीधा ही बोलना चाहिए ट्राइसेम इस स्कीम का नाम है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। कि इसमें ट्रेनिंग दी जाती है रूरल, यानी गांव के जो यूथ है, जो जवान लोग हैं, उनको दी जाती है, युवाओं को दी जाती है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो खुद का काम धंधा करे, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और DDP ये आपका डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इन सबके फुल फॉर्म आप देख लीजिए। DPEP ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम, ठीक है, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम बोलते हैं। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। और डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, मरु विकास कार्यक्रम जिसको बोलते हैं। ट्राइसम के बारे में और बात सुन लीजिए। ट्राइसम 1979 में लॉन्च किया गया था एज अ सब स्कीम ऑफ IRDP का ये भाग था। यानी IRDP इंटीग्रेटेड, कि कोई भी चीज़ इंटीग्रेट करती है तो उसके अंदर बहुत सारी स्कीमें होती है, तो ट्राइसम इज़ वन ऑफ देम। तो IRDP वो बड़ा वर्ड है, ट्राइसम उसका एक भाग है, 1979 में शुरू हुई थी। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य क्या था कि वो प्रोवाइड कराएगी टेक्निकल एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, तकनीकी और उद्यमिता स्किल प्रोवाइड करेंगे किसको? रूरल यूथ को, गाँव के युवाओं को, जिनकी एज 18 से 35 साल की है, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकें, खुद का काम शुरू कर सकें। वर्किंग पॉपुलेशन इज कंसिस्ट ऑफ, आप सर्वे देखेंगे जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होते हैं, उसमें उनको कंसिडर किया जाता है जो 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। यानी 15 वर्ष से जो छोटे आयु के होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, उनको अपन लेबर फोर्स के लिए काउंट नहीं करते। तो वर्किंग एज जो मानी गई है वो मानी गई है 15 से 64। ठीक है, तो इसका आंसर डी रहने वाला है, 15 to 16, 4 ईयर्स। वेल, अगला क्वेश्चन कहता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, पॉपुलरली नोन एज नरेगा, नरेगा कब शुरू हुआ था? तो नरेगा शुरू हुआ था आपका 2005-2006 के आसपास। उस समय चल रही थी आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना। आपकी जो 10वीं पंचवर्षीय योजना था उसका कार्यकाल था 2002 से 2007, क्योंकि कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद अपन ने इसको ख़त्म कर दिया। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो थी 2012 से 2017, ये थी आपकी 12th, और आपकी जो 11th थी वो थी आपकी 2007 से 2012।
वेल ये जो नरेगा पहले पहले आया था वो 2005-06 के आसपास आया था। जरा इसको पढ़ लेते हैं। ये इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर तो ये रहा कि ये 10वें पंचवर्षीय योजना में आया। थोड़ा सा और सुन लीजिए। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम नरेगा विच लेटर बिकेम MG नरेगा। महात्मा गांधी ऐड हो गया 2 अक्टूबर 2009 समथिंग में, उसका नाम में महात्मा गांधी ऐड कर दिया गया। और ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था। थोड़ी सी और बात सुन लीजिए। ये बेसिकली जो एक्ट पास हुआ वो सितंबर 2005 में पास हुआ नरेगा कि भाई गाँव में 100 दिन का रोजगार देंगे। और 2 फरवरी 2006 से इसकी शुरुआत हुई आंध्र प्रदेश से। ये कहते हैं 2 फरवरी को तब से ही रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस स्कीम का नाम में बाद में महात्मा गांधी ऐड कर दिया गया। और ये 2 अक्टूबर 2009 से ये स्कीम अब ये मनरेगा बन गई है। चलिए आगे बात करें। द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन विच 2 वेरिएबल इज कॉल्ड ओकुन्स लॉ। ओकुन का नियम। ओकुन का नियम किन 2 वेरिएबल के बारे में बताता है? ये बताता है अनएम्प्लॉयमेंट एंड GDP। इन 2 के बीच में संबंध बताता है। इसे कई तरह से लोग बोल सकते हैं, मैं 2-3 तरीके से बोल के बताता हूँ। इनका कहना है कि 2% GDP बढ़ेगी, 2% GDP बढ़ेगी तब जाके 1% अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। या ऐसे यूँ कह लो कि 1% रोज़गार बढ़ेगा तो GDP का साइज़ 2% बढ़ेगा। यानी रोजगार और GDP में देखा जाए तो धनात्मक संबंध है। रोजगार और GDP में कहें तो धनात्मक संबंध है, रोजगार बढ़ेगा GDP बढ़ेगा। और अगर नेगेटिव समझें तो अपन ये कहेंगे बेरोजगारी और GDP में नकारात्मक नेगेटिव रिलेशन होता है। किसमें? अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो GDP घटेगा और अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा तो GDP बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? उनका कहना था, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया तो कोई पत्थर की लकीर हो गई, लेकिन उनका ऑब्जर्वेशन था। उनका कहना था कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर 1% घटेगा तो GDP का साइज़ 2% बढ़ेगा। तो अगर यूँ कह दो कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 5% घट जाए तो उनका मतलब था कि GDP 10% से बढ़ जाएगा आपका। तो बेसिकली ये बेरोजगारी और GDP के बीच के संबंध को बताता है ओकुन का नियम। ये आगे मैंने डिटेल में दे रखा है, जैसे मैंने हमेशा कहा। PDF अवेलेबल है, उसे आप देख सकते हैं। चलो ठीक है। An arrangement in which a worker uses his own resources to make a living is known as। एक व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग जीविकोपार्जन के लिए करता है तो उसे कहा जाता है, उसे कहते हैं स्वरोजगार। देखिए बहुत बड़ा सिंपल है कि एक तो ये है कि आप जॉब ढूंढें, आप जॉब करें, और दूसरा ये है कि आप खुद का थोड़ा पैसा लगाएं। मान लीजिए एक दुकान खोल लें, एक सेंटर खोल लें, कुछ भी काम जिसमें आप अपना थोड़ा पैसा लगाएंगे, अपने स्किल्स और टैलेंट का यूज़ करके अपने बॉस खुद होंगे, खुद अपना काम करेंगे, तो तब आप कहलाएंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर मान लीजिए कोचिंग सेंटर वाला है, वो एक कोचिंग सेंटर खोलता है, बच्चों को पढ़ाता है, तो वो कहलाएगा सेल्फ एम्प्लॉयड। एक बंदे ने दुकान खोली, सेल्फ एम्प्लॉयड। एक बंदे ने ठेला लगाया, सेल्फ एम्प्लॉयड। यानी खुद का काम खुद करना, खुद से पैसा लगाना, किसी और के अंडर काम नहीं करना, खुद के बॉस आप खुद होगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू पीपल। बेरोजगारी किन लोगों को संदर्भित करती है? वो लोग जो काम करने को तैयार नहीं हैं, वो लोग जो काम करने को इच्छुक हैं लेकिन काम नहीं मिलता। बिल्कुल, हम बेरोजगार उन्हीं को कहते हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा। उनका ग्रेजुएशन हो गया है, वो जॉब के लिए, ग्रेजुएशन की बात नहीं है, पढ़ाई से बात नहीं है। अगर आप काम करना चाहते हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं पर जॉब आपको नहीं मिल रहा है, तो माना जाता है देश में बेरोजगारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में रोजगार निर्माण करने और कौशल विकास के मुख्य उद्देश्य के साथ भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को एक कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का नाम है, तो आप देखिए 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आ गई थी, मोदी गवर्नमेंट आ गई थी, और उन्होंने जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना उस समय शुरू की थी वो थी मेक इन इंडिया। उससे पहले वर्ड चलता था मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया का बेसिकली मतलब होता था ये चीज़ भारत में बनी हुई है, लेकिन मोदी जी ने विदेशियों को और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कहा मेक इन इंडिया की आइए और भारत में चीज़ बनाइए। 25 सेक्टर पे फोकस किया गया। 25 सेक्टर में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और स्किल के डेवलपमेंट के लिए मेक इन इंडिया योजना लाई गई। बाकी ये जो उज्ज्वला योजना थी, इसमें तो बेसिकली LPG गैस सिलेंडर बांटे गए थे फ्री में। जो BPL परिवार की महिलाएं हैं उनको
उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए गए थे। वन नेशन वन टैक्स, ये जीएसटी की बात कर रहा है। तो और स्किल इंडिया ये भी एक कार्यक्रम है और इसमें स्किल वर्ड भी आ रहा है, लेकिन बेसिकली जहाँ 25 सेक्टर को फोकस किया गया था 25 सितंबर 2014 को जिसे लॉन्च किया गया था, वो कार्यक्रम मेक इन इंडिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मैच द आइटम्स गिवन अंडर ए विद द सुटेबल स्टेटमेंट अंडर बी। इंक्रीज इन प्रपोर्शन ऑफ वर्क फोर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर टू टोटल वर्क फोर्स। सामने देखिए ये कह रहा है कि जब उस तरह के कार्य करने वालों का प्रपोर्शन बढ़ जाता है, अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का कहें प्रपोर्शन बढ़ जाता है, तो इसको कहते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं कार्यबल का अनौपचारीकरण। अनौपचारीकरण, ठीक है, यूँ समझो, मैं एक सिंपल बताता हूँ। सपोज़ करो मैं अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, ठीक है, फिक्स टाइम पे आना है, फिक्स टाइम पे जाना है, फिक्स ड्यूटी आवर्स हैं। इसकी जगह सपोज़ करो मैं ये जॉब छोड़ दूँ और प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने लग जाऊँगा, तो क्या होगा? तो मतलब जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं होंगे, फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं होंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी ना। तो मैं मतलब एक तरह से औपचारिक क्षेत्र से अनौपचारिक क्षेत्र में चला गया। और बात गवर्नमेंट जॉब की नहीं है, मान लो कि कोई बंदा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, ठीक है, या कोई बंदा फैक्ट्री में पहले काम करता था लेकिन बाद में उसने खुद की वर्कशॉप डाल दी, तो मतलब उसका मतलब है वो औपचारिक या संगठित क्षेत्र से निकल के अनौपचारिक क्षेत्र में आ गया और असंगठित क्षेत्र में आ गया। इसको बोलते हैं कार्यबल का अनऔपचारीकरण, ठीक है, मतलब वो औपचारिक से अनौपचारिक हो गया। तो जब वर्कफोर्स में इनफॉर्मल सेक्टर का प्रतिनिधित्व प्रपोर्शन बढ़ जाता है तो ये सिचुएशन होती है। तो फर्स्ट आपका बी के साथ कनेक्ट होगा। उसके बाद है अनएम्प्लॉयड पीपल कैसे निकालते हैं, तो मैं आज सुबह से यही कह रहा हूँ कि लेबर फोर्स में से अगर आप वर्क फोर्स को माइनस कर दोगे, ठीक है, लेबर फोर्स में दोनों तरह के लोग होते हैं, जो काम करना चाहते हैं और काम नहीं करना चाहते, और वर्क फोर्स में होते हैं जो काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो अपन ने देखा था ना 400 का लेबर फोर्स है और उसमें 320 काम पे लगे हुए हैं, तो 80 लोग वो हैं जो बेरोजगार हैं। तो आपका सेकंड जाके ई के साथ कनेक्ट हो गया। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी किसको बोलते हैं? पीपल आर एबल एंड विलिंग टू वर्क बट फेल टू गेट वर्क। ये बिल्कुल ए से जाके कनेक्ट हुआ है, मैंने सीधा वहाँ देखा है। खुली बेरोजगारी वो जहाँ लोग योग्य हैं, काम करने के इच्छुक हैं, मतलब योग्यता भी है, इच्छा भी है, पर चाहकर भी काम नहीं मिल रहा है, तो उसे अपन कहते हैं खुली बेरोजगारी, ठीक है। कहते हैं शहरी क्षेत्रों में ये बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अभी हमने चर्चा की, जब वर्कर खुद के रिसोर्सेज को यूज़ करके अपना जीविकोपार्जन करता है, अपनी जीविका चलाता है, लाइवलीहुड कमाता है, तो वो स्थिति होती है। तो ये चौथे का आपके साथ डी बनेगा। इसके बाद है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आज का पहला क्वेश्चन यही था, छुपी बेरोजगारी। छुपी बेरोजगारी मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शून्य होना या ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए काम होना। मोर पीपल आर इंगेज्ड इन द वर्क देन आर रियली नीडेड। जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग काम पे लगे हुए हों। तो आपका पहले के साथ बी बैठेगा, पहले के साथ बी यहाँ पे है, दूसरे के साथ ई है, तीसरे के साथ ए है, चौथे के साथ डी, पाँच के साथ सी। इसका आंसर डी आएगा, है ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जागृति बैक टू वर्क योजना, ये राजस्थान में शुरू हुई थी। जागृति बैक टू वर्क योजना क्या है? किसी रोग के कारण अपना जॉब छोड़ चुके युवा पुरुषों के लिए, अपने निजी कारणों से जॉब छोड़ चुकी महिलाओं के लिए, यही इसका आंसर है। किसी पर्सनल रीज़न से अगर महिलाओं ने काम छोड़ दिया था और वापस से अगर वो अपना काम शुरू करना चाहती हैं तो उनके लिए एक योजना चलाई गई थी, नाम था जागृति बैक टू वर्क योजना, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी, ठीक है। देखिए एक है ना, वैसे ही अपन बात करते हैं, एक वर्ड होता है रजत जयंती, एक होता है स्वर्ण जयंती और एक होता है हीरक जयंती। अगर इंग्लिश में गए तो एक होता है सिल्वर जुबली, एक होता है गोल्डन जुबली, एक होता है डायमंड जुबली। इसमें सीक्वेंस होता है 25 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष। किसी चीज़ के जब 50 वर्ष पूरा हो जाते हैं तो उसकी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की जाती है, उसकी स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। ऐसे ही कनेक्ट करने की बात करें, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 50 साल बाद अगर आप स्वर्ण जयंती कार्यक्रम अपनाओगे तो 1997 आसपास बैठता है। तो 1997 तो इसमें ऑप्शन नहीं है, 1999 है, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही कनेक्ट किया है, आप तो डायरेक्ट याद कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि 97 की जगह 99 प्रिंट हो गया है, नहीं, ये अप्रैल 99 में ही शुरू हुई है, पर मतलब ये उन दिनों में स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा होगा, ठीक है। मैं उससे आपको कनेक्ट करना बता रहा हूँ। तो अप्रैल 1999 में
स्वर्ण जयंती ग्राम, ग्राम मतलब गाँव में, स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए ये है गांव के गरीबों के लिए एक स्वरोजगार कार्यक्रम था, भारत सरकार ने शुरू किया था। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो स्वयं सहायता समूह होते हैं उनकी इनकम एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए किया गया था। बाद में इसे 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो ये 1999 में शुरू हुआ और 12 साल के बाद इसको मर्ज कर दिया गया इस वाले में, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM में इसको मर्ज कर दिया गया या कहीं रिप्लेस कर दिया गया, इसको बंद करके चालू। ठीक है, ओके। बात करें व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट स्कीम। इसमें भी इंटीग्रेटेड यानी बहुत सारी स्कीम्स को इंटीग्रेट किया गया था। रूरल तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये रूरल क्षेत्र के लिए थी। तो पहला ऑप्शन है कि ग्रामीण रोजगार में वृद्धि करने के लिए, और सेकंड में लिखा हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को रोजगार की व्यवस्था करना। ये इसका सही आंसर है। भूमिहीनों को रोजगार देना, शिक्षित युवाओं को रोजगार देना ये नहीं है। ये गाँव में जो BPL परिवार थे उनको रोजगार की व्यवस्था करने के लिए ये शुरू की गई थी। अब यूँ भी देख लो, स्टार्ट हुआ तो इसका नाम था IRDP, इसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, और उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन उसमें, यानी इनके नाम लगातार चेंज होते रहे हैं, इसे आप अभी और देख पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये देखिए सारा आ रहा है अभी। ओके, बात कहाँ से शुरू हुई कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो 1978-1979 में शुरू किया गया था। ठीक है, 1980 में तो इसे पूरे भारत में प्रसारित कर दिया गया। उद्देश्य क्या था, गांव के गरीब परिवारों को असेट्स प्रोवाइड कराना, उनको रोजगार के अवसर प्रदान करना और उनको कौशल विकास प्रदान करना। ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होगी। आप उनको कौशल दोगे तो उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे तो उनकी संपत्ति का निर्माण हो गया। मेन बेनिफिशियरी ग्रुप कौन थे, छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर जिनके पास ज़मीन नहीं है, गाँव में रहने वाले कारीगर, SC ST और महिलाएं। ठीक है, बाद में इसको मिला दिया गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये 1999 में भी वर्ड आया था, मैं 1900 स्वर्ण जयंती का आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था, और बाद में इसे मिला दिया गया आगे जाके 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो नाम चेंज होते रहे हैं इसके लगातार। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और हैं। द करंट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन रूरल एरिया ऑफ इंडिया। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार सृजन की सबसे इम्पॉर्टेंट योजना अभी कौन सी है, वो है नरेगा, जिसका नाम मनरेगा कर दिया गया है 2 अक्टूबर 2009 से। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन डायरेक्ट जो जॉब देती है 100 दिन का रोजगार जो डायरेक्ट देती है वो आपकी मनरेगा है। ये तो वैसे ही खारिज होगी क्योंकि इसमें लिखा है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसमें क्वेश्चन में पूछा था ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, तो B और C में ही टक्कर थी, पर B नो डाउट ज़्यादा है क्योंकि डायरेक्ट रोजगार देता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किसी देश में बहुत कम समय में बेरोजगारी को कम करने में मदद कर सकता है। अगर आप बहुत कम समय में, वेरी शॉर्ट पीरियड में अगर आप बेरोजगारी को कम करना चाहते हो तो कौन सा उपाय आपके हिसाब से अच्छा है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना, किसी देश की जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करना, धन और आय के वितरण के संदर्भ में असमानताओं को कम करना। ए इसका आंसर है। अगर आप पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करोगे, यानी यूँ समझो कि नए नए कारखाने खोले जाएंगे, नए नए ऑफिसेज खोले जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, जो आपका सार्वजनिक क्षेत्र है सरकार भी ये करेगी और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी ऐसा करेंगे, तो लोगों को काम मिलता चला जाएगा। बाकी जनसंख्या को कंट्रोल करने से भी ठीक है, हो सकता है बेरोजगारी में थोड़ा सुधार आए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ठीक है, इसी तरह से हमको पता है कि इनकम और असेट्स में, वेल्थ में बहुत ज़्यादा विषमता है। गरीब बहुत गरीब होते जा रहे हैं, अमीर बहुत अमीर होते जा रहे हैं। अगर यूँ कहें तो 10% लोगों के पास 90% धन है और 90% लोगों के पास केवल 10% धन है, यानी आय का बहुत ही असमान विषम वितरण है। लेकिन इसको भी लेवल पे लाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इन्होंने पूछा था अगर शॉर्ट टर्म में अगर आपको बेरोजगारी को कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना, ऑफिसेज पे खर्च करना, फैक्ट्रीज़ में पैसे खर्च करना। ठीक है, ये होता है ए।
अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में बेरोजगारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्वैच्छिक बेरोजगारी भारत में बेरोजगारी का सबसे आम रूप है। घोषणात्मक बेरोजगारी भारत में बेरोजगारी का सबसे आम रूप है। संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे आम रूप है, या तकनीकी बेरोजगारी भारत में सबसे आम रूप है? कौन सी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है? तो वो है संरचनात्मक बेरोजगारी। इंडिया में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, यानी मिसमैच है। मिसमैच किसमें? जॉब करने वालों में और जो लोग जॉब पे रखने वाले लोग हैं। मतलब जो जॉब है उसके अंदर उसके लिए जो स्किल रिक्वायर्ड है और जो आदमी काम करने को तैयार है उसमें उस स्किल का अभाव है। यानी इस यूँ समझो फैक्ट्री में इंजीनियर चाहिए, यूँ समझो, लेकिन यहाँ व्यक्ति काम भी करना चाहता है लेकिन उसके अंदर वो काबिलियत नहीं है। तो ये भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है। कहता है संरचनात्मक बेरोजगारी तब होती है जब श्रमिकों के कौशल और बाजार में उपलब्ध नौकरियां बेमेल होती हैं, मिसमैच होता है। ठीक है, ये वही वाला मिसमैच क्यों नहीं बोलते हैं? इधर लड़के हैं जिनको शादी करनी है, इधर लड़कियां हैं जिनको शादी करनी है, लेकिन दोनों आपस में वो जो गुण देख रहे हैं वो मिल नहीं रहा। लड़की को चाहिए कि भाई अमीर लड़का मिले, गोरा चिट्टा लड़का मिले, उसमें कोई ऐब नहीं हो, अच्छे घर का हो, सिंगल हो। उनको 10 रिक्वायरमेंट चाहिए, इधर से लड़के को ये चाहिए। ठीक है, और दोनों ही परफेक्ट मैच नहीं पा रहे, तो मिसमैच के चक्कर में क्या हो रहा है? शादियाँ नहीं हो रही। उसी तरह से यहाँ पे जॉब है, यहाँ करने वाला है, लेकिन इसके अंदर वो स्किल्स नहीं है। ठीक है, तो नौकरी नहीं लग रही। तो भारत में ये वाली बेरोजगारी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। बाकी लोग अपनी मर्जी से बेरोजगार हों ऐसा इंडिया में नहीं है। लोग जॉब स्विच कर रहे हों, इस वजह से फ्रिक्शनल बेरोजगारी बहुत हो। फ्रिक्शनल बेरोजगारी तो वैसे भी टेम्परेरी होती है, पर ये कोई अपने यहाँ भारत में विशेष नहीं है। और टेक्निकल बेरोजगारी भी भारत में इतना नहीं है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वहाँ पे टेक्निकल बेरोजगारी ज़्यादा होती है। अभी इसका क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी कथन सत्य है? मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब नई मशीन के आगमन की वजह से कुछ श्रमिक अपनी नौकरी खो देते हैं। गलत। मौसमी बेरोजगारी तो क्या होता है? कुछ मौसमों में काम होता है, दिवाली के मौसम में, सर्दी के मौसम में, तो उसको तो बोलते हैं अपन सीजनल बेरोजगारी। तब काम होता है, बाकी समय में काम नहीं होता। तकनीकी बेरोजगारी तब होती है जब नई मशीन के आगमन के कारण कुछ श्रमिक अपनी नौकरी खो देते हैं। ये बिल्कुल बात सही लिखी हुई है। और इसी बेरोजगारी के लिए मैकेनिकल अनएम्प्लॉयमेंट गलत टर्म है। इसी बेरोजगारी के लिए लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये गलत टर्म है। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब किसी नई तकनीक के आने की वजह से कुछ लोगों की नौकरियां चली जाती है। जैसे सोचो, जब एटीएम मशीन आ गई तो बैंक में कैशियर की जॉब बहुत कम हो गई। पहले कैशियर दिन भर ही कैश देने और लेने में चला जाता था। अब जब से एटीएम मशीन आ गई जो पैसे दे भी रही है, ले भी रही है, तो वहाँ उनकी जॉब में बहुत कमी आ गई। जैसे आप ये देखिए, कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में जब से जेसीबी वगैरह मशीन आ गई हैं तो जो मैनुअल वर्कर काम करने वाले थे वो बहुत कम हो गए। मशीनों में जब से रोबोट आ गए, ठीक है, तो तब कई लोगों की जॉब चली गई। अब एआई की वजह से भी बहुत सारे लोगों की जॉब जा रही है। तो जो टेक्नोलॉजी की वजह से लोग अपनी जॉब गंवा देते हैं तो वो आपकी टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तकनीकी बेरोजगारी होती है। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? ऑर्गेनाइज सेक्टर, मैं एक बार मेरा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो जॉब सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं। इरेगुलर पेमेंट नहीं है, फिक्स पेमेंट आता है मेरे को, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हैं। यानी अगर आप संगठित क्षेत्र की बात करो तो संगठित क्षेत्र में जॉब सिक्योरिटी होती है। हटाएं, आपको ऐसा नहीं है कि बॉस का मूड नहीं किया तो आपको हटा देगा। हटाए जाने से पहले एक पूरा प्रॉपर चैनल फॉलो होता है, एक नोटिस दिए जाते हैं, एक वैलिड रीज़न होना चाहिए तो आपको हटाया जा सकता है। यानी संगठित क्षेत्रों में काम करने वालों को जॉब सिक्योरिटी होती है, उनको सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। मतलब उनका हेल्थ इंश्योरेंस होता है, टर्म इंश्योरेंस होता है, उनको पेंशन के बेनिफिट मिलते हैं, प्रोविडेंट फंड होता है। ठीक है, ऐसा ही होता है, स्टेट इंश्योरेंस होता है, और उनके काम करने के घंटे निश्चित होते हैं और उनका पेमेंट भी रेगुलर होता है, निश्चित होता है। इसमें ये जो लिखा है इरेगुलर होता है, ये गलत लिखा है, तो ये संगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है।
आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स स्कूल लेक्चरर एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है। 31 मई से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। हाय, मैं हूँ सीए विशेष छतवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज। लास्ट टाइम पे केवल पढ़ाई करना इनफ नहीं होता, आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है। अधिकतर लोग जो गलती करते हैं वो है प्रैक्टिस नहीं करना। इसलिए कॉमर्स पॉइंट ने डिज़ाइन किए हैं 50 सैम्पल पेपर्स। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेंगे 50 फुल लेंथ टेस्ट पेपर जो बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। साथ ही साथ पहले 10 पेपर्स का वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया गया है। इसके अलावा हर चैप्टर के 200 से ज़्यादा एमसीक्यू जिनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन गिवन है। ये सारे क्वेश्चन हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी हैं। आप मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप किसी पर भी इसको व्यू कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है। ये कोर्स बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और अब रिवीजन और प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहते हैं। टाइम वेस्ट मत कीजिए, अभी कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। चलिए सर, शुरू करते हैं। वाई देयर वॉज अ नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये कहता है कि भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। रीज़न बताता है द गल्फ वॉर, जो खाड़ी युद्ध हुआ था उस वजह से, ड्यू टू एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, प्रतिकूल भुगतान संतुलन, हमारा भुगतान संतुलन ठीक नहीं था उस वजह से, राइज इन प्राइसेस, कीमतों में वृद्धि हो रही थी इसलिए, ये उपरोक्त सभी। जी हाँ, इन सभी रीज़न से हमें आर्थिक सुधार करने पड़े 1991 में। एक बार मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ उनको। देखिए यहाँ पे पहले इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋणों के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी, मतलब हम अपने फॉरेन डेट क्लियर नहीं कर पा रहे थे। पेट्रोल आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा रिजर्व 15 दिन के लिए आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था। मतलब हमारे पास जो फॉरेक्स होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, वो इतना भी नहीं था कि हम 15 दिन के हमारे इंपोर्ट बिल चुका पाते। पर कुछ लोग इसको 3 हफ्ते तक बोलते हैं कि 3 हफ्ते तक के ही बिल चुकाने जितने हमारे पास फॉरेक्स थे। इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमत वृद्धि ने और भी गहन बना दिया, मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ। इन सभी कारणों से सरकार ने कुछ नई रणनीतियों को अपनाया और इसने हमारी विकास रणनीतियों की संपूर्ण दिशा को ही बदल दिया। यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, सुन रहा है न तू, रो रहा हूँ मैं। गाना है मस्त वाला। तो ठीक है जी, ये अपना इंडिया कंट्री था जो उस समय रो रहा था, और ये थे वित्त मंत्री और ये थे प्रधानमंत्री। इन लोगों ने देश को उस कठिन स्थिति से निकाला। उस समय क्या था, औद्योगिक क्षेत्र बहुत ही खराब प्रदर्शन कर रहा था, क्योंकि बेसिकली पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी तो वो मनमाने ढंग से बिहेव कर रहे थे और बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहे थे। हमारा भुगतान संतुलन, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, जो एक देश का बाकी विश्व के साथ जो लेन देन होता है उसे बताता है, उसकी हालत भी ख़राब थी और 11% तक ये बिगड़ चुका था। राजकोषीय घाटे में वृद्धि। राजकोषीय घाटा बेसिकली आप आय और व्यय का जो अंतर होता है उसे आप राजकोषीय घाटा कह लीजिए। तो वहाँ पे भी आपका फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ता जा रहा था। सरपट दौड़ती मुद्रास्फीति, गैलोपिंग इन्फ्लेशन डबल डिजिट से भी ज़्यादा पहुँच गई थी, 13.88%। 4-5% तक का इन्फ्लेशन ठीक होता है, उसके बियॉन्ड 5% के आगे अगर निकल जाता है ना तो वो इन्फ्लेशन बहुत दुखदाई होता है। उस समय 13.88% का इन्फ्लेशन नोट किया गया था। और प्रथम खाड़ी युद्ध जो इराक और कुवैत के बीच हुआ तो अपनी पेट्रोलियम सप्लाई डिस्टर्ब हुई। तो ये सब रीज़न थे, और एक बार फिर इस चीज़ को बताया गया था कि आपको पक्के से याद हो जाए क्यों भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधारों की आवश्यकता पड़ी। हमारा फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा बढ़ रहा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स हो चुका था, हालत ख़राब थी। गल्फ क्राइसिस यानी खाड़ी संकट, खाड़ी देश जो होते हैं जहाँ से पेट्रोलियम सप्लाई होता है, उनमें जंग छिड़ गई थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जैसे मैंने बताया, 15 दिन से लेके 21 दिन तक के ही आपके पास अवेलेबल थे। कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही थी यानी इन्फ्लेशन, और पब्लिक सेक्टर बहुत ही पुअर परफॉर्म कर रहा था। हमारी इकोनॉमी की गाड़ी के चारों पहिए निकल चुके थे, तो आप समझ सकते हैं क्या हाल थे। खैर, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एलपीजी स्टैंड फॉर, बचपन में या अभी भी अपन एलपीजी लाया करते हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर, उसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का वैसे फुल फॉर्म ये होता है, लेकिन अगर बात करें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में, आर्थिक सुधारों के संदर्भ में, एल से मतलब है लिबरलाइजेशन, पी से मतलब है प्राइवेटाइजेशन और जी से मतलब है ग्लोबलाइजेशन। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा तब आप अपना आंसर सी पाएंगे। तो सी इसका आंसर रहने वाला है।
वेल ये तीन है एलपीजी के मेन एलिमेंट। एक एक चित्र से थोड़ा बताया गया है। लिबरलाइजेशन यानी लाइसेंस वगैरह समाप्त करो। प्राइवेटाइजेशन मतलब सरकारी या सार्वजनिक सेक्टर के कुछ उद्योगों को या कुछ क्षेत्रों को प्राइवेट क्षेत्रों के लिए खोल दो। और ग्लोबलाइजेशन, आप अपने इंडिया के द्वार पूरे विश्व के लिए खोल दो, कोई भी आए धंधा करे, हम भी कहीं भी जाएं धंधा करें। अभी वैसे इस पूरे चैप्टर में आने वाला है ये। फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। आराम से पढ़िएगा। सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रण से उत्पादक इकाइयों की स्वतंत्रता कहलाती है। देखिए, सरकार ने मान लीजिए पहले कोई नियंत्रण लगा रखे थे, कोई डायरेक्ट कंट्रोल्स लगा रखे थे, उससे अगर सरकार फ्री कर दे, स्वतंत्र कर दे कि भाई कोई बात नहीं, आपको चाहिए जो बनाओ, जितना चाहिए बनाओ, जहाँ चाहिए बेचो, इस तरह से खुले हाथों से उनको आज़ादी दे दे, तो वो कहलाता है लिबरलाइजेशन। यानी गवर्नमेंट उसमें उदार तरीके से, उदार होता है मतलब बड़े दिल वाला, और बड़े दिल वाला क्या होता है, सामने वाले पर रोका टोकी या अनावश्यक रोक टोक नहीं करता है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है सरकार जब प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों को रिलैक्स कर दे, है ना, ढीला छोड़ दे, ठीक है, तो लिबरलाइजेशन। तो जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। तो मान लीजिए कि एक अमरीश पुरी टाइप नीतियाँ होती थी जहाँ बहुत कंट्रोल में रखा जाता था सिमरन यानी काजोल को। अगर आपने DDLJ मूवी देखी है तो वहाँ बहुत कंट्रोल्ड मैनर में उनको रखा जाता था और एक दिन उसे कह दिया जाता है जा। तो 1991 में भारत को कह दिया हमारी पुरानी अर्थव्यवस्था ने कि जा सिमरन, खेल जैसे खेलना है, कर जो करना है। सो एक और स्लाइड से समझिए। लिबर्टी, आज़ादी क्या होती है कि आपकी जंजीरें टूट गई हैं। इट मीन्स फ्रीडम, रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑफ अ पर्सन। तो लिबर्टी से वर्ड बनता है लिबरलाइजेशन, मार्केट को फ्री करना। लिबरलाइजेशन इट मीन्स प्रमोटिंग अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। मांग और पूर्ति की शक्तियाँ डिसाइड करें जो करना है, ठीक है। हमारे यहाँ फिर भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हम गरीब तबके का भी ध्यान रखते हैं, यहाँ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों हैं। पर फिर भी एक पहले जैसे हॉस्पिटल भी मान लीजिए कि गवर्नमेंट होंगे, ठीक है, या एजुकेशन भी केवल गवर्नमेंट में मिलेगी। तो हर जगह पहले गवर्नमेंट थी, उसको निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया कि अब कम्युनिकेशन के अंदर भी निजी लोग हो सकते हैं, इंश्योरेंस के अंदर भी प्राइवेट प्लेयर्स हो सकते हैं। तो जब अर्थव्यवस्था को इस तरह से खोल दिया जाता है, भौतिक और प्रत्यक्ष नियंत्रणों से आज़ादी दे दी जाती है, तो इसे लिबरलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। दिस लिबरलाइजेशन स्टार्ट्स इन इंडिया इन 1991। ओपनिंग द डोर्स ऑफ इकोनॉमी फॉर फॉरेन कंपनीज, फॉरेन टेक्नोलॉजी, फॉरेन कैपिटल, फॉरेन ह्यूमन रिसोर्सेज एट्सेट्रा एज कॉल्ड। कहता है कि जब हम विदेशी कंपनियों, प्रौद्योगिकी, पूंजी, मानव संसाधन हेतु अर्थव्यवस्था के द्वार खोल देते हैं, तो ठीक है, ये हमारा मान लीजिए इंडिया रहा, ठीक है ठीक है, वो नक्शा मुझे प्रॉपर बनाना चाहिए। ये अगर हमारा इंडिया रहा और ये रहा अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो अगर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए अपने द्वार खोलते हैं कि आइए पैसा लगाना है तो लगाइए, फैक्ट्री लगानी है लगाइए, हमारे श्रमिक बाहर जाते हैं, बाहर की टेक्नोलॉजी यहाँ आती है, जब इस तरह से होता है तो इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। यू आर बीइंग ग्लोबल, अब आप ग्लोबल हो रहे हैं, ठीक है, आपने पूरे विश्व के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। पहले हम बंद अर्थव्यवस्था में थे, फिर हमने वैश्वीकरण को अपनाया, भूमंडलीकरण को अपनाया, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पूंजी का फ्लो होता है, टेक्नोलॉजी का फ्लो होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज का फ्लो होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। तो ग्लोबलाइजेशन जैसे कि आप इससे देख सकते हैं, आपके एयरप्लेन्स जा रहे हैं, आपके शिप इधर से उधर जा रहे हैं, आपकी टेक्नोलॉजी इधर से उधर जा रही है, आप रुपए का लेन देन कर रहे हैं, तो दो देशों के बीच में ये जूम मीटिंग चल रही है। इस तरह से जब आप विश्व के साथ जुड़ते हैं तो उसे ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अ पब्लिक सेक्टर पार्शली और एंटायरली टू द प्राइवेट सेक्टर इज़ नोन एज। कहता है सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण को, ठीक है, तीन ही चीज़ें होती है, एक होती है ओनरशिप, एक होता है मैनेजमेंट और एक होता है कंट्रोल। पहले मान लीजिए अगर ये सब पब्लिक सेक्टर के हाथों में था और अब अगर वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया फुल्ली या पार्टली, तो तीन चीज़ें मेन, स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण
जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था, जब उसे निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया कि अब प्राइवेट प्लेयर भी उसके अंदर आ सकते हैं, तो इसे कहा गया है प्राइवेटाइजेशन। क्योंकि बेसिकली जो चैप्टर है एलपीजी, तो पिछले 3 स्लाइड्स में मैंने बताने की कोशिश की कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, स्वतंत्रता देना, मतलब हर तरह के जैसे क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स हैं तो उनको रोक देना, मतलब उनके ऊपर कि अब क्वांटिटेटिव कंट्रोल किसी तरह का नहीं है, किसी तरह के परमिट की आवश्यकता नहीं है, तो एक वो होता है लिबरलाइजेशन करना। जहाँ बात करते हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए खोल दें, तो वो है ग्लोबलाइजेशन। और जो चीज़ें पहले हमने केवल पब्लिक सेक्टर्स के लिए रिजर्व कर रखी थी, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को आने देना, वो कहलाता है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। ठीक है, तो इसका आंसर सी रहने वाला है। ये परिभाषा मिनिमम आपको याद करनी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का निजीकरण से क्या तात्पर्य है, जो क्षेत्र मान लीजिए कोई बैंक है, उद्योग है, वो पहले अगर केवल पब्लिक सेक्टर के लिए आरक्षित था, तो अगर उसे प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया तो फिर, और प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने के लिए यही तात्पर्य है, या तो आप ओनरशिप ट्रांसफ़र करो, या मैनेजमेंट ट्रांसफ़र करो, या कंट्रोल्स आप ट्रांसफ़र करो, तो उसे निजीकरण कहा जाता है। हु इज़ कॉल्ड द पायोनियर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का प्रणेता किसे कहा जाता है, यानी किसकी प्रेरणा से देश में लिबरलाइजेशन आया। डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर रघुराम राजन, या पी चिदम्बरम। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इसका आंसर है, जो उस समय वित्त मंत्री थे, फिर भारत के प्रधानमंत्री भी रहे 2 बार। जब 1991 का आर्थिक संकट था, तो उस समय ये फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ही श्रेय जाता है कि वो भारत में उदारीकरण का दौर लाए। सो आर्थिक सुधारों का सरदार मनमोहन सिंह। देश में आर्थिक सुधारों के दरवाजे खोलने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म साल 1936 में 26 सितंबर को हुआ था। 1991 से लेकर 1996 के बीच वित्त मंत्री रहते हुए इन्होंने लाइसेंस राज खत्म किया। तो इस लाइसेंस राज को ख़त्म करने को बोलते हैं लिबरलाइजेशन। और अरसे से बंद पड़ी अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए, इस चीज़ को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। बचपन में उन्हें देखने में दिक्कत पेश आती थी, क्योंकि गाँव में बिजली न होने के कारण उन्हें लालटेन में पढ़ना पड़ता था। तो जो लोग तरह तरह के बहाने बनाते हैं पढ़ाई ना करने के, तो आप ये समझ सकते हैं कि लालटेन में पढ़ाई करके अपनी आंखों की रोशनी लगभग गंवा करके भी कोई व्यक्ति कितनी पढ़ाई कर सकता है। 1966 से 1969 के बीच इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के लिए भी काम किया है, और इन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। अच्छे प्रदर्शन के लिए इनको राइट प्राइज़ से नवाजा गया। 1987 में इनको पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, वैश्वीकरण में क्या शामिल नहीं है, तो इसमें से 3 चीज़ें ऐसी हैं जो ग्लोबलाइजेशन की तरफ ले जाती हैं, एक नहीं ले जाती। रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़। देखिए, आयात शुल्क, अगर हम इम्पोर्ट ड्यूटीज़ घटाएंगे तो वाकई में हम फॉरेन इकोनॉमीज़ को प्रमोट करेंगे कि आप आइए, आप हमारा माल हमारे पास बेचिए। जैसे मान लीजिए कि पहले 20% इम्पोर्ट ड्यूटी होती थी, तो सामने वाला हमारी कंट्री में माल भेजेगा, हम इम्पोर्ट करेंगे, तो हमारे जो खरीदने वाला व्यक्ति है उस पर 20% ड्यूटी लगेगी। अगर उस इम्पोर्ट ड्यूटी को 10% कर दिया जाए, तो पहले कॉस्ट समझो 120 आती थी, अब कॉस्ट आपकी 110 रुपये आएगी, तो आप ज़्यादा इम्पोर्ट करेंगे। ये अच्छा है बुरा है मैं इस पर भी बात नहीं कर रहा, लेकिन जब आप इम्पोर्ट ड्यूटी को घटाते हो, यानी अपने इम्पोर्टर्स के लिए माल सस्ता करते हो, जो दूसरे देश के लोग हैं उनको एक तरह से बल मिलता है कि वो अपना माल यहाँ आके बेचें, तो ये ग्लोबलाइजेशन की तरफ ले जाता है। अबॉलिशन ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंसिंग। ठीक है, मान लीजिए कि पहले इम्पोर्ट लाइसेंस लेना ज़रूरी हो, तो 100 में से मान लीजिए 50 लोग ही इम्पोर्ट करते होंगे, लेकिन अगर इम्पोर्ट लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाए तो अब ज़्यादा लोग इम्पोर्ट करेंगे, तो ये भी ग्लोबलाइजेशन के दरवाजे खोलता है, लाइसेंसिंग का उन्मूलन। फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी इन्वेस्टर्स को पैसे लगाने की अनुमति दी जाए, एफडीआई को परमिट किया जाए कि आप अपना पैसा लगा सकते हैं, तो आप विदेशी पूंजी के द्वार खोलते हो, ये भी है ग्लोबलाइजेशन। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश, ये प्राइवेटाइजेशन है। मतलब मान लीजिए कि पब्लिक सेक्टर के शेयर्स हैं, और पब्लिक सेक्टर्स के जो शेयर्स हैं वो आम जनता को बेचे जाते हैं या निजी लोगों को बेचे जाते हैं,
तो एक तरह से गवर्नमेंट निवेश नहीं कर रही है, विनिवेश कर रही है, यानी वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की इक्विटीज़ को सेल कर रही है आम जनता को और प्राइवेट सेक्टर्स को, तो उसे विनिवेश कहते हैं। ये चीज़ प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाती है। इससे कंट्रोल धीरे धीरे गवर्नमेंट से निकल के अपना प्राइवेट सेक्टर्स के पास जाता है। तो ये जो लास्ट वाला लिखा है ये प्राइवेटाइजेशन करने का एक तरीका है। बाकी जो तीनों तरीके हैं वो ग्लोबलाइजेशन है। तो इसका आंसर डी रहने वाला है, क्योंकि डी इनमें से अलग है, यही पूछा भी गया था। ओके, नेक्स्ट, या पहले वैश्वीकरण को और समझाता है। वैश्वीकरण क्या है? विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण की प्रक्रिया है। तो आप इंटीग्रेट होते हो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, आप अपने आप को इंटीग्रेट होते हो, एकाकार कर लेते हो। इसके अंतर्गत क्या होता है? फ्लो दो देशों के बीच में, ये इंडिया है, ये वर्ल्ड है। वस्तुओं, सेवाओं, तकनीक, पूंजी और श्रम, इनका फ्लो आपस में होता है। मानवीय पूंजी के प्रवाह पर किसी प्रकार की रुकावट का सृजन नहीं किया जाता, किसी भी तरह की रुकावट इम्पोज नहीं की जाती। इसके 4 संगठक होते हैं, यानी ग्लोबलाइजेशन के: तटकर, अभ्यंश, अपरिमाणात्मक, ये परिमाणात्मक वर्ड है, परिमाणात्मक प्रतिबंधों के रूप में व्यापार की रुकावटों में कमी करना, ताकि विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में वस्तुओं और सेवाओं के स्वतंत्र प्रवाह की उन्हें अनुमति हो। तो आप किसी भी तरह के जो टैक्सेस होते हैं, कोटा होता है, या किसी भी तरह के क्वांटिटिव मेजरमेंट होते हैं, क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनको आप समाप्त कर देते हो, उनको आप उसमें कमी ला देते हो, ताकि वस्तुएं और सेवाएं फ्री फ्लो हों, आराम से। वो वहाँ बेचना चाहें अपने कंट्री में तो वहाँ बेचें, हमारी कंट्री में बेचना चाहे तो हम किसी भी तरह की कोई पाबंदी ना लगाएं या बहुत कम पाबंदियाँ लगाएं। तो एक तरह से फ्री फ्लो को बढ़ावा मिलता है। ऐसे वातावरण का सृजन करना जिससे राष्ट्रों के बीच में पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह हो सके, हम किसी भी कंट्री में पैसा लगा सकें, लोग हमारी कंट्री में पैसा लगा सकें। जैसे मैंने एक वीडियो में आपको ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के बारे में बताया था। तो इसके माध्यम से एक देश की कंपनियां दूसरे देश से धन उगा सकती हैं, फंड रेज कर सकती हैं। तकनीक के स्वतंत्र प्रवाह के लिए सक्षम परिवेश का सृजन करना, तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना कि टेक्नोलॉजी का आराम से ट्रांसफ़र हो सके। ठीक है, विदेशों में, खास करके विकसित देशों में बहुत ही विकसित टेक्नोलॉजी पाई जाती है, तो हम जैसे विकासशील देशों को ज़रूरत पड़ती है, उन्हें हमारे श्रम की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें उनकी तकनीकों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आराम से फ्लो हो सके। विकासशील देशों के दृष्टिकोण से एक ऐसे परिवेश का सृजन करना जिससे विश्व के विभिन्न देशों में श्रम या मानवीय संसाधनों का स्वतंत्र प्रवाह हो सके। पासपोर्ट वगैरह मजबूत रखना, वीज़ा की सुविधा देना, आराम से हम किसी भी कंट्री में आ जा सकें, तो इससे आपका ह्यूमन कैपिटल का फ्लो होता है। तो वैश्वीकरण में यही है, अगर आप बात समझें तो पहले पॉइंट में था गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली फ्लो कर सकें, दूसरे में था कि कैपिटल फ्रीली फ्लो होवे, तीसरे में था टेक्निक फ्रीली फ्लो होवे, चौथे में मानव संसाधन फ्रीली फ्लो हुए। एक अगर आप फॉर्मूला याद कर सकें तो समझिएगा, आवश्यक रूप से वैश्वीकरण क्या है? ये उदारीकरण की प्रक्रिया का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विस्तार है। मतलब देखो, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? आज़ादी देना। जब वो आज़ादी आप अंतर्राष्ट्रीय माहौल में देते हो तो फिर उसको अपन ग्लोबलाइजेशन कह देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि लिबरलाइजेशन के अंदर इंटरनेशनलाइजेशन को मिला दिया जाए। लिबरलाइजेशन देश में होता है तो उसे लिबरलाइजेशन कह देते हैं। लिबरलाइजेशन का जब अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, उदारीकरण का जब अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, तो जो नतीजा निकल के आता है वो है ग्लोबलाइजेशन। आपको कितना समझ में आया? अब 8वां क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। गिविंग फ्रीडम टू इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज फ्रॉम ऑल अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस इज एन एग्जांपल ऑफ, हमारे जो भारतीय व्यापार हैं या भारतीय जो उद्योग हैं उसको आज़ादी देना। किससे? जितने भी अनावश्यक सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंध हैं उनसे आज़ादी देना, लिबर्टी देना, लिबरलाइजेशन। तो यहाँ से आप याद कर लीजिएगा, इसका आंसर है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। ठीक है, इस परिभाषा को अच्छे से याद कर लीजिएगा। कहता है उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रणों में ढील देना है या उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। तो इसमें भी आप अनावश्यक वर्ड जोड़ दीजिए। पहले देखिए, हर जगह कंट्रोल करना गलत नहीं होता, लेकिन अगर कोई अनावश्यक रूप से कंट्रोल हो रही है तो उसमें ढील देना या उसको छोड़ देना ताकि इकोनॉमी ग्रो करे, तो इसे हम कहेंगे उदारीकरण। उदार मतलब होता है बड़े दिल वाला, और बड़े दिल वाला क्या होता है? लेट इट गो, जाने देता है। उदारीकरण में वे सारी क्रियाएं शामिल हैं जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियों, आर्थिक नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त कर दिया जाता है या उनमें शिथिलता दी जाती है। शिथिलता मतलब होता है रिलैक्सेशन देना या ढील देना, आसान शब्दों में। तो ऐसी आर्थिक नीतियाँ, नियम, प्रशासनिक नियंत्रण जो आर्थिक विकास को बाधा करें, डिस्टर्ब करें,
उनको हटा दिया जाता है, रिलैक्स कर दिया जाता है। डैश डैश इज़ द पॉलिसी दैट हेल्प्स इंटीग्रेट टू अ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये तो अब आपको याद हो गया होगा। डोमेस्टिक मतलब घरेलू इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से एकाकार करने की प्रक्रिया कहलाती है ग्लोबलाइजेशन। अपने द्वार ग्लोबलाइजेशन के भी तरीके बताए मैंने, कैसे आप ग्लोबलाइजेशन कर सकते हैं। फ्री फ्लो अलाउ करना, पूंजी, मानव, श्रम, वस्तु, सेवाओं, इन सब का, तो इसे भूमंडलीकरण कहते हैं। आप सारे ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। अब आपको क्लियर थोड़ा हो जाना चाहिए कि क्या चीज़ होती है ग्लोबलाइजेशन। ये एक स्लाइड से इसने बताया गया है। उधर देखिए, इस वाले एरिया में बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, इस वाले एरिया में रिस्क लिखे हुए हैं। तो ये स्लाइड यूँ चल रही है ना, आधे से बैठा हुआ है। तो ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, तो वैश्वीकरण और इसका क्या प्रभाव होता है आर्थिक सुधारों पर। अगर लाभ देखें तो इससे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है, वाकई में तकनीक इधर से उधर जाती है। विदेशी विदेशों में रिसर्च बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ तकनीकें जल्दी आ जाती हैं। ठीक है, आप अभी भी अपन ये जो गूगल, यूट्यूब वगैरह यूज़ करते हैं, और ये तो खैर अपने कम्युनिकेशन में हुआ, पर बहुत सारे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी वो लोग बहुत एडवांस हैं। तो भूमंडलीकरण से आपको ये तकनीक का आदान प्रदान होता है। FDI, आपके पास पैसा आता है। मान लीजिए आप कोई देश में काम शुरू करना चाहते हैं, बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, तो आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर उनको दम दिखता है तो वो यहाँ पैसे लगा सकते हैं, तो FDI का मिलता है पैसा। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, बिल्कुल आप इसमें बड़े पैमाने पर उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि विदेशी लोग हैं, विदेशी लोगों को यहाँ से लेबर सस्ती मिलती है, तो सस्ती लेबर एम्प्लॉय करके वो आर्थिक मितव्ययता प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर, और मान लीजिए वहाँ टेक्नोलॉजी सस्ती है, तो वहाँ की टेक्नोलॉजी हायर करके हम सस्ते में उत्पादन कर सकते हैं। तो जो बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से मितव्ययताएँ प्राप्त होती हैं, वो इकोनॉमिक्स में चलता है। तो वो फ़ायदे भी होते हैं ग्लोबलाइजेशन के। लेकिन ग्लोबलाइजेशन से कुछ थ्रेट भी हैं। एक तो संप्रभुता या अखंडता को थ्रेट होता है, थ्रेट टू सोवरेनिटी। अखंडता को थोड़ा सा खतरा होता है। कैसे? क्योंकि जब फ्री फ्लो होता है तो हो सकता है हथियार, है ना, वेपन्स इधर से उधर होने लग जाएं, ड्रग्स वगैरह इधर से उधर होने लग जाएं, आतंकवादी इधर से उधर आने जाने लग जाएं। तो ये एक मुसीबत होती है कि राष्ट्रों की जो संप्रभुता होती है उसके लिए कई बार खतरा हो जाता है जब इधर से उधर मूवमेंट होता है। इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कई बार इसकी वजह से विषमता आ जाती है। कई बार क्या होता है, जैसे कुछ लोग डंपिंग शुरू कर देते हैं, अपना माल दूसरे देशों में इतना सस्ता बेचने लग जाते हैं कि उस देश की घरेलू अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। जैसे मान लीजिए चाइना के प्रोडक्ट हैं, चाइना के प्रोडक्ट इंडिया में आने लग जाए, इंडिया के प्रोडक्ट में आने लग जाए और इतने सस्ते आने लग जाएं कि यहाँ वाले महंगे हों और वहाँ वाले सस्ते हों, तो सब लोग चाइना के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, जो कि हुआ भी था, होता भी आया है। तो फिर क्या होता है, आपकी घरेलू अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। तो ग्लोबलाइजेशन को आप भी फुल्ली भी नहीं खोल सकते, इसलिए हमेशा गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है जो देखता रहे। इसके अलावा कई बार आपका जो आर्थिक संतुलन है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह है, वो भी गड़बड़ा जाता है। भूमंडलीकरण के चलते आप ज़्यादा आयात करने लग जाते हैं, आपके एक्सपोर्ट उतने नहीं होते, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ जाता है। सो नाइन्थ कहता है, टू सॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन 1991 द इंडियन रुपीज़ वाज डैश डैश अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। कहता है 1991 में जब भुगतान संकट हुआ था, तो भुगतान संकट को हल करने के लिए भारतीय रुपए का विदेशी मुद्राओं के मुकाबले मूल्यवर्धन किया गया था, मूल्यह्रास किया गया था, पुनर्मूल्यांकन किया गया था या अवमूल्यन किया गया था। तो भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था 1991 में। बैलेंस ऑफ पेमेंट से निपटने के लिए भारतीय रुपए का अवमूल्यन का मतलब ये होता है कि भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा के मुकाबले सस्ता करना, उसे अवमूल्यन कहते हैं। तो अवमूल्यन की प्रक्रिया हुई थी। तो अवमूल्यन या डीवैल्यूएशन होता क्या है, तो पहले यूँ समझा दूँ। जैसे मान लीजिए कि पहले $1 मान लीजिए 50 रुपये होता हो, और अवमूल्यन के बाद मान लेते हैं कि $1, ठीक है, $1 बराबर 100 रुपये हो। तो इससे क्या होगा, एक बार के लिए समझिएगा। मान लीजिए एक मशीन है, वो मशीन है $1000 की। अगर $1000 की मशीन है तो पहले उसे इंपोर्ट करने के लिए हमें 5000 रुपये देने पड़ते थे। लेकिन अब डीवैल्यूएशन के बाद उसी $1000 की मशीनों के लिए
हमको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? पहले अगर हमको $5,000 देने पड़ते थे, यानी हम 50,000 रुपये देते थे, अब उसी $1,000 के लिए हमें 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो हम इंपोर्ट नहीं करना पसंद करेंगे। तो इससे क्या होता है, हमारे इंपोर्ट्स में कमी आती है। और अगर इसी मशीन को बेचने की बात करें तो पहले हमें $1,000 के मूल्य की मशीन, या मान लीजिए इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बेचने से 50,000 रुपये मिलते थे, तो अब वही $1,000 के एक्सपोर्ट करने से हमको 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो इससे हमारे एक्सपोर्ट्स में वृद्धि होगी। लेकिन जब हमारी एक्सपोर्ट में वृद्धि होती है तो ओवरऑल डिमांड बढ़ती है। ओवरऑल डिमांड बढ़ती है तो इससे इन्फ्लेशन आने के चांसेस होते हैं। और कुछ चीज़ें जो हमें कंपलसरी इंपोर्ट करनी है, हमें इंपोर्ट करनी ही करनी है, और वो महंगी पड़ जाएगी, तो उस वजह से भी इन्फ्लेशन आएगा। तो डिवैल्यूएशन का एक साइड इफेक्ट ये होता है, ठीक है, जैसे गोलियां लेने से कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। तो अगर आप मुद्रा का अवमूल्यन कर लेते हैं तो एक तरफ से आपके आयात कम हो जाएंगे, क्वांटिटी वाइज कम हो जाएंगे, लेकिन वो महंगे होंगे। तो इससे आपका इन्फ्लेशन बढ़ने का चांस है। आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, इससे आपकी ग्रॉस डिमांड बढ़ जाएगी। ग्रॉस डिमांड बढ़ जाएगी तो उस वजह से फिर आपका, मैं अगले चैप्टर में आपको इन्फ्लेशन ही पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पे फिर आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो यहाँ वाले एंगल से आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगा, यहाँ वाले एंगल से आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगा, तो आपका महंगाई बढ़ सकती है। तो अब तक 3 वर्षों में 4 बार अवमूल्यन हो चुका है। एक बार आज़ादी के बाद 1949 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, एक बार 1966 में, यानी भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद आपका अवमूल्यन किया गया, और उसके बाद 1991 में जब आर्थिक सुधार हुए, ये क्वेश्चन आर्थिक सुधार के कॉन्टेक्स्ट में था, तो 2 बार बैक टू बैक 2 दिन के अंतराल में 2 बार हमने भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया। तो कुल अब तक 4 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है। व्हेन वर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मरली इंट्रोड्यूस इन इंडिया? भारत में नई आर्थिक नीति के तहत आर्थिक सुधार हुए थे, वो औपचारिक रूप से ऑफिशियली कब से शुरू हुए थे? मार्च 1990 से, दिसंबर 1990 से, जून 1991 से, जुलाई 1991 से। तो आपको सर जुलाई याद रखना है। जुलाई 1991 से भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, नई आर्थिक नीति अपनाई गई। ठीक है, तो जुलाई 1991। अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? 1991 की जो नई पॉलिसी आई उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 1991 की नई आर्थिक नीति के तहत आर्थिक सुधारों का हिस्सा नहीं थी? सेंट्रलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इनमें क्या नहीं था? तो हमें पता है LPG को अपनाया गया था, जहां L का मतलब है लिबरलाइजेशन, P का मतलब है प्राइवेटाइजेशन और G का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण ये गलत जवाब है, इस अवधारणा को अपनाया नहीं गया था। मैंने इन तीनों को विस्तार से पिछले वीडियो में समझा दिया है, तो अभी समझा के बोर नहीं करूँगा कि कैसे आप प्रतिबंधों से आज़ादी देते हो तो उदारीकरण होता है, कैसे आप सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्रों के लिए खोलते हो तो प्राइवेटाइजेशन होता है, और कैसे आप अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए खोलते हो तो वो ग्लोबलाइजेशन होता है। ठीक है, चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो LPG का हिस्सा नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटकम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का परिणाम है? ये जो आप अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए खोल देते हो तो इससे क्या हो सकता है? आउटसोर्सिंग, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन। तो जब आप ग्लोबलाइज होते हो तो क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में वस्तुएं सेवाएं आती जाती हैं, जो मैन पावर है एक देश से दूसरे देश में आती जाती रहती हैं, यहाँ से जन्म होता है आउटसोर्सिंग का। आउटसोर्सिंग का बहुत सिंपल में अर्थ ये होता है, जो काम पहले आप खुद किया करते थे अब वो काम किसी और से करवाना। अगर मैं आपको आउटसोर्सिंग का देसी एग्जांपल दूं तो आप सिंपली जब ब्यूटी पार्लर जाते हैं या सैलून में जाके बाल कटवाते हैं तो वो भी आउटसोर्सिंग है। आप घर में भी बाल काट सकते हो, ख़राब कटेंगे, आई नो दैट, और यही रीज़न है, ख़राब कटेंगे इसलिए आप सोचते हो कि मैं बाहर से कटवा लेता हूँ, सस्ते कटेंगे, बढ़िया कटेंगे, मैं जेंटलमैन लगूंगा। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग में क्या होता है, जो काम पहले इन हाउस हुआ करता था वो अब बाहर दे दिया जाता है। तो ठीक है, अभी इसको आप एक बार और समझ लीजिए। आउटसोर्सिंग होता क्या है? द बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ हायरिंग अ पार्टी आउटसाइड अ कंपनी to perform services or create good that were traditionally performed in house by the company's own employee। तो पहले
कंपनी अपने कर्मचारियों और आदमियों से जो प्रोडक्शन करवाया करती थी वो हम बाहर के किसी एक्सपर्ट को दे दें, या तो उसकी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करने के लिए या इसलिए क्योंकि वो हमें सस्ता बना के देगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप काम बाहर के किसी को दे रहे हो। तो जब आप मान लीजिए, मान लो मैं अपना वीडियो खुद भी एडिट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी से अपना वीडियो एडिट करवाता हूँ तो वो आउटसोर्सिंग है। तो दूसरों की सेवाएं लेना इज़ आउटसोर्सिंग। तो ग्लोबलाइजेशन का एक अनिवार्य परिणाम ये होना ही था कि आपको विदेशों से काम मिलने लग गया और आप विदेशियों को काम देने लग गए, तो ग्लोबलाइजेशन है। बीच में बीपीओ का खूब कल्चर चला था, तो बीपीओ में यही होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो जैसे मान लीजिए कोई कॉल लगाने का काम है, या कस्टमर सपोर्ट देना है, या कोई जॉब प्रोफाइल वेरीफाई करना है, तो वो काम आप करोगे। इससे बढ़िया आप किसी एक्सपर्ट कंपनी से काम करवा लो, तो आप अपना काम आउटसोर्स कर देते थे। तो अपना काम दूसरों को सौंपना आउटसोर्सिंग होता है, और ये एक तरह से ग्लोबलाइजेशन का अनिवार्य परिणाम होता है। स्टूडेंट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल लेक्चरार, कॉलेज लेक्चरार, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड कॉमर्स, यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट और भी कॉमर्स के बहुत सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ है जो कुछ स्टूडेंट्स को रोक रही है, और वो है बजट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारा फुल वीडियो कोर्स एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक सैम्पल पेपर सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार 500 रुपये देना या 1000 रुपये देना या 2500 रुपये देना उनको मुश्किल लगता है। कॉमर्स पॉइंट अब उसका सॉल्यूशन लेके आया है। हमने लॉन्च किया है हमारा नया इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इसमें आप मात्र 100 रुपये देकर किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, और 100 रुपये में आप हमारा फुल कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारे सारे वीडियो, सारे थ्योरी नोट्स, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, सारे सैम्पल टेस्ट, मतलब उस कोर्स में जितना कंटेंट है वो आप 1 महीने तक एक्सप्लोर कर सकते हैं मात्र 100 रुपये देकर। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई डेमो लेक्चर्स का लफड़ा नहीं है, आप पूरा का पूरा कोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे। तो अब आप कॉमर्स पॉइंट ऐप, हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, वो भी मात्र 100 रुपये में। जब आप हमारे ऐप पे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। आपको जो कोर्स लेना है आप उस पर जाइए। फॉर एग्जांपल आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर वाला कोर्स है वो लेना है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, सिंपली क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद इसका प्राइस आ गया। जैसे इसका प्राइस वैसे 999 रुपये है, पर 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्जेस है, 1009 रुपीज़ का कोर्स है। ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अब आपको पहले कंटेंट क्या है, वैसे कंटेंट आपको ऊपर ऊपर से देखने को मिलता है कि भाई इसके अंदर पेपर 1 है जिसमें 308 वीडियो हैं, 289 फाइल्स हैं, पेपर 2 है इसमें 204 वीडियो हैं, 328 फाइल्स हैं। लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता कि वीडियो क्या है, उनकी क्वालिटी कैसे है। अगर हमने किसी लेक्चर को अनलॉक कर रखा है तो बच्चा देख पाएगा, पर कई बार 1 या 2 लेक्चर से भी उसको क्वालिटी का आइडिया नहीं होता कि किस तरह के एमसीक्यू हैं। तो अब उसका सोल्यूशन ये है कि आप सिंपली इसके नीचे जाइए, वहाँ पे आप पूरा कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आप इंस्टॉलमेंट ले देना चाहें जो कि मात्र 100 रुपये से स्टार्ट है, तो वहाँ पे आप पे इन इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करते हैं तो आपका पहला स्टेटमेंट इंस्टॉलमेंट शो हो रहा है 110 रुपये। बेसिकली इंस्टॉलमेंट 100 रुपये है, अगेन 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज है जो कि एक बार लगता है, ठीक है। और उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट भी बहुत छोटी छोटी हैं। तो इस तरह से 5 महीने में, फॉर एग्जांपल इसकी 5 इंस्टॉलमेंट है, तो आप 5 महीने में इसे परचेज़ कर लेंगे। हमारे हर कोर्स की वैलिडिटी मिनिमम 1 साल तो है ही है, और वो सब पे लिखी हुई रहती है। तो आप आराम से इसे जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सेफ तरीका कोशिश की है हमने, ताकि एक बच्चे में जो हेजिटेशन होता है ऐसा कोर्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। 100 रुपया एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है, उससे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप बने रहिए। इसमें ऑटो डेबिट सिस्टम भी नहीं होता, आप पे करेंगे तो पे होगा, नहीं पे करेंगे तो ऑटोमेटिक भी नहीं कटता, ठीक है। तो ये पूरा आपके ऊपर है कि 1 महीने के बाद आप कंटिन्यू रखना चाहते हो या कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर मेड इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी। किसी देश की अर्थव्यवस्था के निजीकरण के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन से तर्क दिए जाते हैं। भाई आप बताओ प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैं कुछ तर्क बताता हूँ। कहने वाले ये कहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयों को पुनर्जीवित करने में मदद करता है। वाकई में ये बात सही है कि मान लीजिए कि कोई पब्लिक सेक्टर है और वो बीमार पड़ा है, ठीक है। बीमार पड़े होने का मतलब क्या होता है, अपना लोन ना चुका पाना, प्रॉफिट मेकिंग ना कर पाना। तो अगर प्राइवेट सेक्टर को देने से
जो प्राइवेट मैनेजमेंट वाला बंदा है वो उसको वापस ज़िंदा कर देता है, उस उद्योग को पुनर्जीवित कर देता है, तो प्राइवेटाइजेशन क्यों ना किया जाए। तो ये वाकई में तर्क या लॉजिक बनता है। यह व्यवसायों के लिए प्रतिस्पर्धी माहौल बनाता है। बिल्कुल सर, ये मान लीजिए कि केवल गवर्नमेंट स्कूल हुआ करते और उसके मुकाबले गवर्नमेंट स्कूल भी हुआ करते और प्राइवेट स्कूल भी होते जैसे कि अपने देश में हैं, तो वाकई में अब गवर्नमेंट स्कूल्स को भी मेहनत करनी पड़ती है, वरना सारे के सारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में ही चले जाएंगे। तो ये एक तरह से कॉम्पिटिटिव माहौल बनाता है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाता है। तो ये भी लॉजिक बनता है निजी क्षेत्र के पक्ष में। यह उपभोक्ता की संप्रभुता की रक्षा करने में मदद करता है। बिल्कुल सोचो, अगर केवल देश में गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते तो मरीजों को इलाज मिलता और वो भगवान भरोसे मिलता। ठीक है, डॉक्टर अच्छे होते हैं, लेकिन फिर अगर कोई और लोगों के पास ऑप्शन ना होता तो उन्हें जैसे तैसे सारा लोड वहीं पे आ जाता। तो इसीलिए भी उपभोक्ताओं की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए भी प्राइवेटाइजेशन जरूरी है। तो ये सारे के सारे लॉजिक बिल्कुल सही हैं कि क्यों देश में प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है, और है भी। हमारे देश में अब निजीकरण है, हमारे यहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिक्सर है, इसलिए हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। ठीक है, हमारा देश अभी भी इंडिया और भारत दोनों ही हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, हु वर द फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली हु इनिशिएटेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन थे वो दो लोग उस समय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री। तो उस समय वित्त मंत्री थे सरदार मनमोहन सिंह जी या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका सी आंसर होगा। अब आप देखो, डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम बी ऑप्शन में भी आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था, उस समय क्रमशः बताना है। क्रमशः वित्त मंत्री कौन थे और प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको क्रम ब्रेक नहीं करना। तो उस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी और पुल्लीवट्टी नरसिम्हा राव जी, ये आपके थे प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर सी रहने वाला है। इसके बाद कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो निम्नलिखित में से कौन 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था। तो संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम, राजकोषीय सुधार हुए थे, हाँ साहब हुए थे उस समय। कर सुधार हुए थे। भुगतान संतुलन समायोजन छोड़ दो, औद्योगिक सुधार हुए थे। तो ये वाला आंसर आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट नहीं हुए थे, बाकी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के तहत ये बाकी सारे सुधार हुए थे। तो सी इसका आंसर है। एक बार आप इसको देख लीजिए। लिबरलाइजेशन के दौरान किया गया था ट्रेड सेक्टर, व्यापार क्षेत्र में सुधार किया गया था। इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी औद्योगिक क्षेत्र में सुधार किया गया था। फिस्कल सेक्टर यानी राजकोषीय क्षेत्र में सुधार किया गया था। और फाइनेंशियल सेक्टर जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस बहुत कुछ आ जाता है, उनमें भी सुधार किया गया था, पर बीओपी वाला इसमें नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट अकर्ड आफ्टर द लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। आर्थिक सुधारों पे ही बात चल रही है, एलपीजी पे ही बात चल रही है। तो ये कह रहा है कि क्या नहीं हुआ है उदारीकरण के बाद। 1991 की नई आर्थिक नीतियों के तहत आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद निम्नलिखित में से क्या नहीं हुआ है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि, बिल्कुल सही बात है। भारत के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो उस समय केवल 15 से 21 दिन तक के लिए थे। आर्थिक संकट के समय हमारी बहुत हालत ख़राब थी, हमारे पास इतने पैसे थे कि हम 3 हफ्ते तक के ही इंपोर्ट बिल्स चुका सकते थे। लेकिन उसके बाद फॉरेक्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त वृद्धि हुई है जब से एलपीजी आया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से प्रवाह में वृद्धि, बिल्कुल जब से एफडीआई आया है, फॉरेन कंपनीज पैसा लगाने लगी हैं। कई सेक्टर में 49%, कहीं पे 74% और कहीं तक 99% तक भी एफडीआई अलाउ किया गया है। तो उससे डेफिनेटली लोगों का भी, वर्ल्ड इकोनॉमी का भी इंडिया पे बहुत भरोसा है, तो वो देश में पैसा लगा रहे हैं, पैसा लगातार आ रहा है। कभी कभी इस चक्कर में काली मुद्रा भी आ जाती है, ब्लैक मनी भी आ जाती है, बट आ रही है, पैसा तो आ रहा है, वाइट और ब्लैक हर तरह का। और भारत के जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी में भारी वृद्धि, तो ये तो इन्होंने बातों में गलत समझा दिया। ये कह रहे हैं कि हमारी जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी बढ़ी है, नहीं। सर्विस सेक्टर, 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और आपका टर्शरी या तृतीय क्षेत्र। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर होता है, दूसरा इंडस्ट्री होता है, तीसरा सर्विस होता है। तो मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगातार कमी आ रही है, और जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है
तो सर्विस सेक्टर बढ़ता है, तो सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है। तो यहाँ इन्होंने बातों बातों में बोला अ मैसिव इंक्रीज इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान बढ़ता जा रहा है, नहीं कम होता जा रहा है, तो ये गलत है। इंक्रीज इन इंडिया शेयर ऑफ एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड ट्रेड, भारत का विश्व के निर्यातों में हिस्सेदारी भी बढ़ रही है, ये बात भी सच है कि हमारी अब एक्सपोर्ट में भागीदारी, जब मैं वो आपको फॉरेन ट्रेड वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब वहाँ पे आंकड़ों के साथ बात करेंगे। तो अभी के लिए समाचार ये है कि इन्होंने ये बात गलत लिखी है कि एलपीजी के आने के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में योगदान बढ़ा है, ये बात गलत है, ठीक है। ओके, इसकी बात है व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ द एलक्यूपी सिस्टम दैट एग्जिस्टेड बिफोर द ऑनसेट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। हम इतनी देर से एलपीजी चिल्ला रहे हैं, पहले एलपीक्यू होता था। तो एल का मतलब होता था लाइसेंस, पी का मतलब होता था परमिट और क्यू का मतलब होता था कोटा। लाइसेंस, परमिट और कोटा चला करता था एल क्यू पी लिखा है तो लाइसेंस, कोटा और परमिट राज। तो यस, ए ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी भी ऑप्शंस दे रखे हैं लाइसेंस, कोटा, प्राइवेटाइजेशन, लाइसेंस, लिबरलाइजेशन, कोटा, परमिट, बट ए इसका आंसर है। आप एल क्यू पी अच्छे से याद कर लीजिए, एल क्यू पी रिप्लेस्ड बाय एल पी जी, ठीक है। चलिए ये देखो पहले क्या हाल था, ब्यूरोक्रेटिक रैट टैपिज्म ड्यूरिंग, पहले लाल फीताशाही चलती थी। लाल फीताशाही मतलब क्या होता है, कोई फाइल है उसको फीता बांध के, उसको फीता होता है, उसको फीते से बांध के अलमारी के ऊपर चढ़ा दो या अलमारी के अंदर रख दो, लाल फीताशाही। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है, इतनी जल्दी क्या है, कर देंगे आराम से। तो पहले ये चलता था, पहले लाइसेंस, हर चीज़ के लिए लाइसेंस होता था, हर चीज़ की लिमिट बंदी हुई होती थी, हर चीज़ के लिए परमिट लेना पड़ता था। अभी भी है लेकिन बहुत कम कर दिया गया है और अब बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर अ पार्ट ऑफ। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग, ये सब फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं सर। हिंदी में पढ़ लेते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार, स्टॉक एक्सचेंज बाजार, बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान डैश डैश का हिस्सा हैं। राजकोषीय क्षेत्र में सुधार का हिस्सा है, वित्तीय क्षेत्र में सुधार का, औद्योगिक क्षेत्र में या सार्वजनिक क्षेत्र में। ये सारे जो वर्ड है ना सर, ये आपको फाइनेंशियल सेक्टर में सुनने को मिलते हैं। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर्स के सुधार हुए, वित्तीय क्षेत्र के सुधार हुए, उसमें फिर इन सब के अंदर सुधार हुए। सेबी आया, उसी समय सेबी भी आया था। तो एक बार देख लीजिए, तो जब हम वित्तीय सुधारों की बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर के सुधार हुए, जैसे नरसिम्हन कमेटी वगैरह बनी, कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार के सुधार हुए, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के सुधार हुए। तो ये सब उसी समय हुआ, ठीक है। तो ये वित्तीय सुधार है। उसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स कैरेक्टराइज्ड इन द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1991 के आर्थिक संकट की विशेषता थी? सेलिंग ऑफ गोल्ड फ्रॉम रिजर्व्स, हमें अपने भंडार से सोना बेचना पड़ रहा था। इंक्रीज इन द फिस्कल डिफिसिट, राजकोषीय घाटे में लगातार वृद्धि हो रही थी। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, रिडक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल हो रहा था। ये ऑल ऑफ द अबव। उस समय जब हमारे ऊपर आर्थिक संकट आया हुआ था तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही थी। पिछले वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने इसकी डिटेल से बताया है कि क्यों हमारी हालत कितनी ख़राब चल रही थी। ऑल ऑफ द अबव। एक बोनस क्वेश्चन है, एट द पीक ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1990, 1990 में जब आर्थिक संकट अपने चरम पे था तो भारत के पास कितने सप्ताह के आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार था? मतलब हम कितना बिल दे पाने की ही स्थिति में थे? एक हफ्ते के बिल चुका पाने के लिए 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, तो 3 हफ्ते। सोचो, इसे आप अपने ऊपर लेके देखो। मान लो कोई व्यक्ति के पास इतने पैसे हों कि वो केवल 3 हफ्ते तक ही अपना घर और चला सके, उसके बाद खाने के लिए पैसे ना रहें, तो लगभग वही हालत हो गई थी। हमारे पास केवल इतने फॉरेक्स रिजर्व थे कि हम 3 हफ्ते के ही इंपोर्ट बिल का पेमेंट कर सकते थे। उसके बाद हम बैंकरप्ट हो जाते, हमारा देश दिवालियेपन के कगार पे था। ऐसे में हमारी कश्ती को तूफानों से निकाल के लाए। सो ठीक है, वेल डन। चलिए, होप आप भी अपनी कश्ती को तूफानों से निकालेंगे, मेहनत करेंगे। और ठीक है, इसके अलावा कुछ बेसिक कमांड हैं, PDF है, डाउनलोड कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ बोलना बताना है तो कमेंट कर दीजिएगा। ऐप फ्री में है, फ्रीली डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।